नमस्कार दोस्तों। 30 अक्टूबर 2025 ये तारीख सिर्फ एक मीटिंग की नहीं है, बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े शिफ्ट की शुरुआत है। साउथ कोरिया के बुसान शहर में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आमने सामने बैठते हैं, तो उन्होंने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, G2, ग्रुप ऑफ टू मेजर इकोनॉमीज। ये कोई ऑर्डिनरी बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। ट्रंप ने खुद इसको G2 समिट का नाम दिया और बाद में एक्साइटमेंट में 12 आउट ऑफ 10 मीटिंग तक बता दिया, स्केल ही तोड़ दिए रेटिंग के। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अपने बीच का हिसाब किताब करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेड डील्स या टैरिफ रिडक्शंस नहीं होता। इसका मतलब होता है पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन। और जब पावर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उन कंट्रीज पर जो इस नए ऑर्डर में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि हमारा प्यारा देश भारत। दोस्तों, G2 का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। एक्चुअली ये आइडिया सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील इन्होंने प्रपोज किया था। बल्कि ये कॉन्सेप्ट 2009 में सीरियसली डिस्कस भी हुआ था, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के। तब भी ये बात की गई थी कि यूएस और चाइना मिलकर दुनिया को लीड करेंगे और बाकी जो सारी कंट्रीज होंगी वो सेकेंडरी रोल में रहेंगी। ओबामा ने अपने टेन्योर में हु जिनताओ, जो चाइना के प्रीमियर थे, मतलब चाइना के पिछले प्रेसिडेंट थे, उनके साथ ये फ्रेमवर्क बना के ट्राई भी किया था। आइडिया इसका बहुत सिंपल था। यूएस अपना नॉर्थ और साउथ अमेरिका का इन्फ्लुएंस मेंटेन करेगा, चाइना अपना एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसको कंट्रोल करेगा, और यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका ये एक शेयर्ड स्पेस रहेगा। मतलब दोनों वहाँ पे अपना एक्सपेंशन, अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, क्योंकि चाइना ने अपने प्रोमिसेस तोड़ दिए, ताइवान पर प्रेशर बढ़ाया, साउथ चाइना सी में अपना अग्रेशन और भी ज्यादा इंक्रीज किया, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करता गया। 2025 में ट्रंप ने उस पुराने फील्ड आइडिया को फिर से रिवाइव कर दिया, लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट जो है उसका वो बिल्कुल अलग है। यूएस का $35 ट्रिलियन का डेट है। इलॉन मस्क का जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये जो प्रोजेक्ट है डोज प्रोजेक्ट, ये भी फेल हो गया है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कट करने में। ट्रंप के पास रियलिस्टिक ऑप्शन ही नहीं बचा है कोई, चाइना से कैसे कन्फ्रंट करें। इसलिए उन्होंने प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया है कि नेगोशिएट करो, को एग्जिस्ट करो और अपने कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। दोस्तों, अब बात करते हैं बुसान मीटिंग में कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या है। सरफेस लेवल पे अगर हम देखें तो ये विन विन सिचुएशन लगती है, विन विन डील लगती है। यूएस ने चाइनीज इंपोर्ट पर जो अपने टैरिफ हैं उनको 57% से रिड्यूस करके 47% कर दिया है। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स का 1 साल का एक्सपोर्ट सस्पेंशन टेम्पररली हटा दिया है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए। बाकी देशों पे अभी भी उस लाइसेंस की जरूरत है। यूएस सोयाबीन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खरीदारी रिज्यूम हो गई है। चाइना ने अग्री कर लिया है यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदेगा। जो फेंटेनिल प्रॉब्लम है यूएस की, जिसमें यूएस में बहुत ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी ड्रग से यूएस में जाने जाते हैं वो है फेंटेनिल, और जो फेंटेनिल ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा दोषी यूएस मानता है वो चाइना को मानता है। फेंटेनिल ट्रैफिकिंग रोकने का चाइना ने कमिटमेंट भी दिया यूएसए को। अमेरिकन ऑयल और एलएनजी खरीदने का भी प्रॉमिस मिला है अमेरिका को। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल पॉज है। ताइवान इशू बिल्कुल एक तरीके से इग्नोर हो गया। साउथ चाइना सी में जो टेंशन है यूएस और चाइना के बीच में वो डिस्कस तक नहीं हुई। टेक्नोलॉजी थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस मीटिंग के एजेंडा में नहीं था। मिलिट्री कोऑपरेशन, न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन, साइबर वॉरफेयर, कुछ भी नहीं। यहाँ तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ट्रंप पोर्ट्रे करते हैं, रशियन ऑयल, जिसकी वजह से इंडिया पे उन्होंने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, वो उसकी तक की बात भी नहीं हुई। मतलब साफ है, ये एक ट्रेड सीज फायर है जो इमीडिएट इकोनॉमिक प्रेशर को एड्रेस करता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अभी भी जारी रहेगा। ट्रंप की लैंग्वेज भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने चाइना को एनिमी नहीं कॉम्पिटिटर बताया। इसका मतलब है कि ये कोएग्जिस्टेंस का सिग्नल, कन्फ्रंट्रेशन का नहीं। और अब दोस्तों, सबसे क्रूशियल और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जब ट्रंप और शी नेगोशिएट कर रहे थे तो इंडिया उस रूम में नहीं था। ये एक हार्श रियलिटी है जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को फेस करनी पड़ेगी। अगर हम पहले इम्पैक्ट की बात करें तो चाइना पर अब 47% टैरिफ्स हैं, जबकि इंडिया पर 50% टैरिफ्स। इकोनॉमिकली चाइना को बेटर टर्म्स मिल गए। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सेक्टर में ये डिफरेंशियल इंडिया के एक्सपोर्ट को हर्ट करेगा। दूसरा इंपैक्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स में। चाइना ने जो टेम्पररली रिलीफ दी है वो एक्सक्लूसिवली अमेरिका के लिए है। इंडियन कंपनीज को अभी भी चाइनीज लाइसेंस चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। इंपोर्टेड मटेरियल्स यूएस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डिफेंस पर्पसेस के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। क्लियरली डबल स्टैंडर्ड है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा इंपैक्ट है क्वाड का फ्यूचर। यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये अलायंस इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब अमेरिका खुद चाइना के साथ कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा है तो क्वाड की रेलेवेंस ऑटोमेटिकली कम पड़ जाती है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी कंफ्यूज्ड है। उन्हें भी ये सिग्नल मिल गया है कि वॉशिंगटन की कमिटमेंट्स ट्रांजैक्शनल है, परमानेंट नहीं है। दोस्तों, अगर आप ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक क्लियर पैटर्न दिखेगा, इनस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी वो शी जिनपिंग को कॉन्स्पिरेटर बोलते हैं, पुतिन और किम जोंग उन के साथ। कभी उन्होंने चाइना को बिगेस्ट थ्रेट डिक्लेयर किया, और अब G2 की बात कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ, जो अब वॉर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चाइना के डिफेंस ऑफिशियल के साथ मिलकर बैलेंस ऑफ पावर इसकी बात की इंडो पैसिफिक रीजन में। ये अनप्रेसिडेंटेड लैंग्वेज है यूएस की तरफ से। पहले अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता था, अब ओपनली पावर शेयरिंग की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूएस का कोई फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। ट्रंप मूड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। आज चाइना दोस्त है, कल दुश्मन। आज इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कल टैरिफ्स लगा दिए। कंट्रीज को ये समझना होगा कि ट्रंप एरा में अलायंसेस जितनी भी हैं वो कोई भी अलायंस परमानेंट नहीं है।
वो टेम्पररी है। ट्रंप अपने मूड के हिसाब से जिस दिन समझ में आया वो उस दिन वो काम करेंगे। G2 का अगर हम डुओपोली समझें तो डुओपोली का खतरा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग मैप भी वायरल हुआ ट्रंप सपोर्टर्स के बीच में। उस मैप में दुनिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ इस मैप से, बट लेट्स सी इट। मागा जोन मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नॉर्थ और साउथ अमेरिका कंप्लीटली यूएस कंट्रोल में, पुतिनिस्तान, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका बेसिकली रशिया का इन्फ्लुएंस जोन, और शी थाईपी एशिया पैसिफिक रीजन चाइना का स्फीयर। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मैप तो नहीं है, लेकिन ये सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि ट्रंप सपोर्टर्स क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या है। और ये सेंटिमेंट डेंजरस है इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस वर्ल्ड व्यू में इंडिया को चाइना के स्फीयर में रखा गया है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है डुओपोली। जब मार्केट में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो अपने बीच अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं और बाकी छोटे प्लेयर्स को मार्जिनलाइज कर देते हैं। जियोपॉलिटिक्स में भी यही हो सकता है। यूएस और चाइना अगर सीरियसली G2 को इंप्लीमेंट करते हैं तो बाकी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, जापान, EU मतलब पूरा इकोनॉमिक यूनियन सबको सेकेंडरी स्टेटस मिल जाएगा। अगर हम अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना इजी, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज बनाना बहुत मुश्किल। इंडिया को अब कुछ हार्ड डिसीजंस लेनी पड़ेंगे। पहला डिसीजन इंडिया का होना चाहिए सेल्फ रिलायंस को प्रायोरिटी देना। इंडिया का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। टारगेट है 2047 तक क्रिटिकल मिनरल्स में कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व्स हैं, दुनिया में 3rd लार्जेस्ट। प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं प्रोसेसिंग पार्क्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव्स देने के लिए काबिल, दैट इज खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड, अर्जेंटीना में लिथियम एक्सप्लोरेशन कर रही है, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी पार्टनरशिप्स बना रही है। अगर इंडिया 2030 तक अपनी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर ले तो चाइना की मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो जियोपॉलिटिकल लेवरेज देगी। दूसरा रिस्पॉन्स होना चाहिए पार्टनरशिप जो है वो डाइवर्सिफाई करो, और इंडिया शुरुआत से ऐसा करता आ रहा है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्वाड को यूएस सेंट्रिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी डिपेंडेंसी जो है उनकी वो रिड्यूस करना चाहते हैं। इंडिया को बायलैटरल डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये वो कंट्रीज हैं जो चाइना से बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन यूएस पर भी कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना चाहती। इंडिया इनका नेचुरल पार्टनर बन सकता है। यूरोप के साथ भी एंगेजमेंट बढ़ानी होगी। EU अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इस पॉलिसी पर फोकस कर रहा है। वो कहावत है ना, देर से आए पर दुरुस्त आए। फ्रांस, जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट्स, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डिफेंस कोलैबोरेशंस, ये सब एरियाज हैं जहां इंडिया को एग्रेसिव होना चाहिए। और तीसरा रिस्पॉन्स है इकोनॉमिक रेजिलियंस को बिल्ड करना। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और ह्यूज मार्केट, उसके लेवरेज पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं PLI स्कीम्स के थ्रू, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सेक्टर्स में इंडिया वायबल अल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन क्वालिटी और स्केल दोनों इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। चाइना +1 स्ट्रेटेजी को सीरियसली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब में इंप्रूवमेंट चाहिए। और चौथा रिस्पॉन्स है डिप्लोमेटिक एजिलिटी को मेंटेन करना। इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है अपनी उसको प्रिजर्व करके रखना होगा। ना ही कंप्लीटली यूएस के कैंप में जाना है, ना ही चाइना के प्रेशर में आना है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मॉडर्न वर्जन चाहिए। मल्टी अलाइनमेंट, रशिया के साथ हिस्टोरिकल टाइज इसको मेंटेन करना, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट के साथ पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करना और अफ्रीका में प्रेजेंट बढ़ाना, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है वॉशिंगटन की तरफ दूसरी कंट्रीज की लॉयल्टी। अगर कल चाइना के साथ डील बेनिफिशियल लगी तो ट्रंप फिर से नेगोशिएट करेंगे। इंडिया को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दोस्तों, इंडिया का अल्टीमेट गोल है 2047 तक इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट होने तक एक ट्रूली सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन बनना। G2 कॉन्सेप्ट शायद शॉर्ट टर्म चैलेंज है, लेकिन यह एक अपॉर्चुनिटी भी है इंट्रोस्पेक्शन की। इंडिया को खुद से पूछना होगा, क्या हम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के विक्टिम बनने वाले हैं या एक्टिव प्लेयर? क्या हम दूसरों के डिसीजंस के बेसिस पे रिएक्ट करते रहेंगे या अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे? टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर एडवांस्ड फील्ड में इंडिया को कैपेबिलिटीज अपनी डेवलप करनी होगी। IITs और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करना होगा। स्टार्टअप्स को इंकरेज करना होगा इनोवेशन के लिए। डिफेंस प्रोडक्शन को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इंडिजिनाइजेशन पे सीरियस फोकस चाहिए। राफेल डील्स या S-400 इंपोर्ट्स डिपेंडेंस के सिंबल हैं। इंडिया को अपने वेपन सिस्टम्स खुद से डेवलप करने होंगे जो कि मेड फॉर द वर्ल्ड हो। दुनिया बदल रही है, इंडिया को भी बदलना होगा। बुसान मीटिंग ने क्लियर बात दी है, 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। यूएस और चाइना के बीच ये टेक्टिकल पॉज है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ये पॉज इंडिया के लिए एक वार्निंग बेल है। इंडिया को अब अपनी एजम्पशंस री एग्जामिन करनी होगी। क्वाड ऑटोमेटिकली इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। यूएस पार्टनरशिप बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है। ट्रंप ने बुसान मीटिंग को 12 आउट ऑफ 10 रेट किया है।
लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग एक सोबरिंग रिमाइंडर है कि सुपर पावर्स अपने इंटरेस्ट के लिए डील करते हैं और मिडिल पावर्स को खुद अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इंडिया में पोटेंशियल है वो थर्ड सुपर पावर बने 2040 तक, लेकिन उसके लिए अभी से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना पड़ेगा। अगर आपको ये रियलिस्टिक और डिटेल एनालिसिस हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, क्या इंडिया G2 डुओपोली को चैलेंज कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।